वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो त्रिभुज है। बहुत सारे बच्चों को त्रिभुज में बहुत सारी परेशानियां आ रही है और बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है और मुझे पर्सनली ये सजेशन दिया है कि त्रिभुज का चैप्टर शुरू किया जाए, जिसमें कि 10th क्लास के बच्चों को भी प्रॉब्लम है त्रिभुज में और 9th क्लास के भी बच्चों को प्रॉब्लम है त्रिभुज में। ठीक है, तो मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि दोनों क्लास के स्टूडेंट का कवर हो जाए और जो भी इसका बेसिक चीज है मैं पहले उसे देखूंगा। पूरा जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पूरा टू द पॉइंट में बताऊंगा, जीरो से पूरा एडवांस लेवल तक मैं त्रिभुज को आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा और हर एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं जब त्रिभुज का चैप्टर जब शुरू करूं, जब सवाल मैं बनाने लगूं तो वहां आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। त्रिभुज में मैं सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है मैं उसे उठाता हूं। त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग लेते हैं बिंदु। बिंदु किसे कहा जाता है त्रिभुज में? सबसे पहले मैंने त्रिभुज नहीं बताया क्योंकि उससे पहले जो बेसिक चीज है मैं उसे पहले क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद जो है त्रिभुज के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो बिंदु किसे बोलते हैं? बिंदु उसे बोला जाता है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। क्या? ना ही लंबाई होता है बिंदु में, ठीक है, ना ही चौड़ाई होता है बिंदु में और ना ऊंचाई होता है बिंदु में। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बिंदु कहेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा बिंदु के बाद रेखा। रेखा किसे कहा जाता है? इसे हम लोग इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। तो रेखा किसे कहा जाता है? तो बिंदु से बना वैसा समूह जिसका जो है कोई भी अनंत बिंदु नहीं हो, वो इस साइड भी अनंत दूरी तक जा सके और इस साइड भी अनंत दूरी तक जा सके। मतलब क्या होता है कि बिंदु से बना, ये जो रेखा है किससे बना है? ये रेखा जो है बिंदु से मिलकर बना है। रेखा किससे मिलकर बना होता है? बिंदु से मिलकर बना होता है। तो रेखा की परिभाषा हम लोग क्या देंगे? वैसा बिंदु का समूह जो एक सीधी रेखा में गमन करती है और जिसका कोई निश्चित पॉइंट नहीं हो, कोई निश्चित बिंदु जिसका नहीं हो, वो आगे भी और पीछे भी अनंत दूरी तक जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेखा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? रेखा बोलेंगे। आगे आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसको बोलते हैं? तो रेखा का सबसे पहले क्या करेंगे? रेखा लेंगे, रेखा में 2 पॉइंट काटेंगे। ठीक है, रेखा क्या करेंगे? 2 पॉइंट काटेंगे। तो रेखा का बीच का वह पॉइंट जो फिक्स होता है, ठीक है, रेखा का बीच का वह 2 पॉइंट जिसकी बीच की दूरी जो है एक निश्चित लंबाई की हो, उसे हम लोग रेखाखंड बोलेंगे। रेखा से ही रेखाखंड बनता है। रेखा का हो गया अनिश्चित दूरी होती है इसकी, आगे भी और पीछे भी, लेकिन रेखाखंड में क्या होता है? इसकी दूरी निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग रेखा का क्या करते हैं? कोई पॉइंट हम लोग एक पॉइंट इधर मान लेते हैं और एक पॉइंट इधर मान लेते हैं, इसकी बीच की दूरी, मतलब रेखा की कोई भी 2 बिंदु की बीच की दूरी। अगर हमें परिभाषा अगर लिखना हो कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि किसी भी रेखा की बीच की 2 बिंदु, किसी भी रेखा की बीच की 2 बिंदु की बीच की दूरी जो है, ये जो दूरी कहलाएगी बीच की दूरी, 2 रेखा की बीच की बिंदु, कोई भी 2 बिंदु लेंगे, ठीक है, उसकी बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रेखाखंड। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रेखाखंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, रेखा के बाद हम लोग देखते हैं किरण। किरण किसे कहा जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पूरा हम आराम से धीरे धीरे पूरा बेसिक लेवल से लेके जा रहे हैं और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग किरण। किरण किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में रे बोलते हैं। रे, RAY, रे मतलब किरण। किरण किसे बोला जाता है? तो किरण में क्या होता है? किरण का एक बिंदु क्या होता है? निश्चित होता है। एक बिंदु निश्चित होता है, किरण का एक बिंदु निश्चित, और दूसरा जो बिंदु है वो अनिश्चित होता है। इसे आपको अच्छा से समझना है। क्या समझना है? फिर से देखिए एक बार। किरण उसे बोला जाएगा
जिसका एक बिंदु क्या हो, फिक्स हो, एक बिंदु फिक्स हो मतलब निश्चित हो, और उसका जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है उसका वो अनिश्चित होता है, वो अनंत दूरी तक जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, ये वो आपका बेसिक पॉइंट, पूरा मैं 0 लेवल से लेके इसको जा रहा हूं। अब आगे आके हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात है, लंब रेखा। क्या आता है, लंब रेखा। लंब रेखा किसको बोलते हैं, तो दो रेखा की बीच की दूरी, दो रेखा की बीच की दूरी जिसके बीच 90 डिग्री का कोण बने। ये एक रेखा है यहां से यहां तक, और ये एक किरण है यहां से यहां तक। यहां अगर हम लोग मानते हैं ये क्या हो गया, किरण हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, किरण हो गया। तो दो ऐसे हम लोग रेखाखंड ही मानेंगे। दो रेखाखंड के बीच की दूरी जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे हम लोग लंबवत रेखा बोलते हैं। ये कौन सा हो गया, लंबवत रेखा। ये रेखा जो आप देख रहे हैं ये हो गया लंबवत रेखा। कौन सा रेखा हो गया, लंबवत रेखा। लंब रेखा बोलेंगे या लंबवत रेखा बोलेंगे। और ये जो 90 डिग्री देख रहे हैं इसे हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और इसका साइन जो है उल्टा टी होता है। क्या होता है, लंब का साइन उल्टा टी। और कहीं भी ऐसा लिखा रहे उल्टा टी तो समझ लेना है कि ये 90 डिग्री का साइन का मान बता रहा हमें। ठीक है, तो हम लोग को पता चलेगा लंबवत रेखा किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री, जो वैसी रेखा जिसके बीच की दूरी 90 डिग्री हो, जिसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री हो, और क्या करे, वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में खड़ी हो, उसे क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा बोलेंगे। और ये जो 90 डिग्री बनाता है इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि समांतर रेखा किसे कहा जाता है। समांतर रेखा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात सब है, सब बात हम बताएंगे। समांतर रेखा किसे कहा जाता है, जिसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो समांतर रेखा किसे कहा जाता है, ध्यान से समझता है इसको। समांतर रेखा उसे वैसी दो रेखाएं, क्या बोलेंगे, वैसी दो रेखाएं जिसकी बीच की दूरी हमेशा समान हो। यहां अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी इसकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो। फिर से इसको अच्छा से समझना है, वैसी दो रेखाएं, वैसी दो या दो से अधिक रेखाएं भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, वैसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिसकी बीच की दूरी जो है हमेशा क्या हो, हमेशा समान हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा। हमेशा बीच की दूरी जहां पर समान होता है वो दोनों रेखा क्या होती है, समांतर रेखा होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोला जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोला जाता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या करे, प्रतिच्छेद करे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ये जो बिंदु है ये बिंदु हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। और ये जो रेखा जो देख रहे हैं, ये जो रेखा है, ये दोनों रेखा इस बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो ये रेखा जो कौन सा रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये रेखा कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं और थोड़ा सा हम लोग एक एक पॉइंट को हम बताते जाएंगे। आगे आते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि भुजा के आधार पर जो है, भुजा के आधार पर कोण, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर पहले अगर हम लोग लेते हैं तो पहला त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज।
दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें 3 प्रकार का त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। तो याद कैसे करेंगे? अच्छा तो इसको समझना है। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है समान। सम मतलब समान। और बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है बाहु मतलब? भुजा। तो वैसा त्रिभुज। और एक मैं पॉइंट बताना भूल गया, पहले मैं त्रिभुज की परिभाषा आपको दे देते हैं। त्रिभुज किसे कहा जाता है? त्रिभुज किसे कहा जाता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। त्रिभुज किसे कहा जाता है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। देख लीजिए कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें 3 कोण हो। एक कोण यहां हो गया, एक कोण यहां हो गया, एक कोण हो गया, ठीक है। मतलब 3 कोण होगा। किसी भी त्रिभुज में कितना कोण होगा? 3 कोण होगा। ये जो आप देख रहे हैं 2 रेखा जहां पर मिला है, इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शीर्ष बोलते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। देख लीजिए यहां भी ये रेखा मिला, 2 रेखा का जो मिलान बिंदु उसको ही शीर्ष बोला जाता है। यहां भी 2 रेखा का जो मिलान बिंदु पॉइंट है, यहां भी शीर्ष बोला जाएगा। तो कितना कोण हो गया? किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होता है, उसके बाद 3 शीर्ष होता है और 3 भुजा होता है। इसको आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होगा, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का परिभाषा। अब आते हैं हम लोग आगे, यहां पर जो हम लोग बता रहे थे उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जान रहे थे कि त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभी मैंने पहला बताया कि समबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा समान हो, मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसका भी है, 5 सेंटीमीटर इसका भी, 5 सेंटीमीटर इसका भी। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, वो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? समद्विबाहु। तो हमें जैसा कि पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? सम मतलब क्या होता है? समान। और द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब होता है 2। और बाहु मतलब क्या होता है? बाहु मतलब होता है भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर हो, क्योंकि यहां पर दिया सम मतलब समान, द्वि मतलब 2। तो वैसा त्रिभुज लेंगे जिसका सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा भुजा जो है वो बराबर हो भी सकता है या नहीं भी। डायरेक्ट समझ लीजिए नहीं होगा। जैसे इसको मान लेते हैं 8 है, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा भुजा बराबर नहीं हो, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट में आता है विषम बाहु। विषम मतलब क्या होता है? जो समान नहीं हो, इसको असमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमान। असमान मतलब बोले तो कि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होने वाला। इसका मान लीजिए 5, इसका मान लीजिए 7, इसका मान लीजिए 9, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, या वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर देख लिया आपने त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम लोग, भुजा का आधार पर हो गया है। अब आते हैं हम लोग कि कोण के आधार पर त्रिभुज का कितना प्रकार होता है। ये जितना मैं बता रहा हूं सब बेसिक है, बिना इसका आप त्रिभुज स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको अच्छे से त्रिभुज नहीं समझ सकते, ठीक है। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ये समझ लिए त्रिभुज का परिचय है। त्रिभुज का परिचय कर रहे हैं अभी हम लोग, त्रिभुज के बारे में जान रहे हैं, त्रिभुज के लिए क्या क्या जरूरी पॉइंट्स है वो मैं इसमें बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर देखेंगे? कोण के आधार पर देखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग देखते हैं। तो कोण के आधार पर देखते हैं तो पहला हमारा हो जाता है
न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाता है? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है समकोण त्रिभुज। उसके बाद आगे हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाता है? अधिक कोण त्रिभुज। 3 तरह का त्रिभुज हो जाता है। तो जैसा कि न्यून कोण दिया हुआ है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 0 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। अच्छा, जिसको समझना है, न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। आगे आते हैं समकोण। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कम से कम एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। उसके बाद आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ध्यान से समझना है, अधिक कोण किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ये हो गया आपको कोण के आधार पर, जो छोटा मोटा जो बेसिक चीज था वो कोण के आधार पर हम लोग बता दिए। ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट में आपको 2 पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक होता है समपूरक। क्या होता है? समपूरक कोण। और एक होता है पूरक कोण। ये 2 चीज आपको याद रखना। और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं, सरल कोण। कौन सा होता है? सरल कोण। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। समपूरक कोण किसको बोलते हैं? जब 2 कोणों का योग जो है, मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। आपको ऐसे सिंपल में याद रखना है कि जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। पूरक कोण किसको कहते हैं? जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। समपूरक में 2 कोण जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा और पूरक में 2 कोण जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा। सरल कोण किसको बोलते हैं? हमें पता है कि सरल कोण उसको बोलेंगे जब एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। अब आते हैं हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा त्रिभुज में, जिसे आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है, उस पॉइंट पर हम लोग आगे आते हैं। ठीक है। वो हमारा पॉइंट है क्या? देखते हैं ध्यान से। वो हमारा पॉइंट है संगत कोण। ठीक। दूसरा में हो गया आपको एकांतर कोण। ये जो है पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बोला जाता है, ये 9th क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया होगा और 10th में जो इसका पूरा अच्छा से यूज होने वाला है, इसलिए आपको इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। तो देखते हैं संगत कोण किसे कहा जाता है। मान लीजिए ये L है, ये M है। ठीक है। और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको हम लोग मान लेते हैं N मान लेते हैं। ठीक है। तो संगत कोण किसको बोलेंगे? संगत कोण किसको बोलते हैं? यहां पहले मैं नंबर लिख लेता हूं ताकि समझाने में आसानी हो और आप लोग को समझने में आसानी हो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो अगर हम लोग को इसमें बोले कि संगत कोण निकालिए, इसमें संगत कोण क्या क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखते हैं कि संगत कोण इसमें क्या क्या है। इसका संगत कोण अगर हम लोग को बोलता है निकालने के लिए, तो हम लोग संगत कोण कैसे लिखेंगे? कोण 3 बराबर कोण 5 हो गया। उसके बाद कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। उसके बाद इधर से भी अगर हम लोग
अभी फिलहाल में छोटा सा ही लेके चलते हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, अच्छा से समझना है कि संगत कोण किसे बोला जाता है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे यहां देख लीजिए 3 है, ये 5 है, तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बना है 3 और 5 दोनों। इधर भी देख लीजिए 4 और 6 जो बना है तिर्यक रेखा के एक ही साइड बना है। तो हमको कैसे पता चला कि संगत कोण है 3, 5। ये जो है समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, इसको काटा है और काटने के बाद ये दोनों कोण जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना है, इसलिए ये संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि संगत कोण कैसे होता है। इस साइड का ये कोण, इस साइड का ये कोण संगत कोण। और संगत कोण हमेशा आपस में क्या होता है, संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एकांतर कोण के लिए। एकांतर कोण के लिए अगर नाम लिखेंगे तो क्या होगा एकांतर कोण का? एकांतर कोण हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5। इसको भी अच्छे से हमें देखना है फिगर में। एकांतर कोण किसको बोलेंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर जो दूसरी ओर होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा एकांतर कोण। अच्छा, इसको समझना, एक बार फिगर में मैं इसको समझा देता हूं। जैसे यहां देखिए 4 जो है, ये 4 और ये 5 एकांतर कोण है, और ये 6 और ये 3 ये एकांतर कोण है। यहाँ पर देख लीजिए 3 और 6, देख लीजिए 3 और 6 क्या है एकांतर है, और 4 और 5 क्या है एकांतर कोण। इसको अच्छा से आपको समझना है, संगत कोण किसको बोलते हैं और एकांतर कोण किसको बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बहिष्कोण किसको बोला जाता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण अगर हम लोग को बोला जाए कि बहिष्कोण क्या है, थोड़ा सा बहिष्कोण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि बहिष्कोण किसे कहा जाता है। आपको संगत कोण एकांतर कोण अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से उसको पीछे करके आप देखते रहिए। ठीक है, बहिष्कोण क्या है? बहिष्कोण कहते किसको है? बहिष्कोण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहिष्कोण। जब किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को क्या करे, बढ़ा दिया जाए तो उसके उस बढ़ाई गई भुजा पर जो कोण बनता है, अच्छा जिसको समझना बहिष्कोण किसको बोलेंगे? कोई भी त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके बढ़ाए गए भुजा के बाहर जो कोण बनता है वही उसका बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका बहिष्कोण कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ABC, यहाँ D। ABC एक त्रिभुज था जिसमें कि BC भुजा को हम लोग D तक बढ़ा दिए। तो यहाँ D तक जो बढ़ा दिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ एक कोण बन गया। कौन सा कोण है? कोण का नाम लिख देते हैं ACD। कौन सा है? ACD मतलब ये कोण आपका कौन सा कोण हो गया? बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोण क्या होता है अच्छा से समझना, यहाँ लिखा है कोण ACD, ये कोण है ना ACD। तो ACD जो कोण है, ये कोण इस दोनों कोण को जोड़कर जितना होगा वो अकेला इतना होगा। मान लेते हैं अगर ये 50 है और ये 40 है, ठीक है, तो ये अकेला 90 होगा। क्या बोले, अच्छा से समझना है। अगर हम लोग को ये बोले कि हमें बहिष्कोण 90 दिया हुआ है और ये 50 है तो ये कितना होगा, तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर दो कोण, मतलब इस कोण को छोड़कर इस कोण से हमसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सुदूर दो कोण का योग के बराबर होता है बहिष्कोण। मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा, इस दोनों कोण को जोड़ने के बाद जितना आता है बहिष्कोण उसके बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका नाम देना चाहे कि बहिष्कोण बराबर क्या होता है, ACD ये कोण, ये हो जाएगा कोण BAC और प्लस में फिर इसका देंगे हम लोग कौन सा, ये कोण जोड़ रहे हैं और ये कोण जोड़ रहे हैं, इसको मिला के ये होता है ABC मतलब ये कोण का नाम लिए 50 डिग्री और ये कोण का नाम लिए, ये दोनों मिला के जितना होगा वो बहिष्कोण होता है। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना है कि बहिष्कोण किसे कहा जाता है। बहिष्कोण किसे कहा है? जब किसी भी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाते हैं उसके बाहर जो कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। और ये कोण जो बाहर बनेगा तो दोनों जो कोण होता है, इस दोनों कोण को जोड़ने पर जितना आता है बहिष्कोण उसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया है। अब जो आएगा त्रिभुज का हमारा वो आता है समरूपता, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समरूपता क्या है? समरूपता मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है समान और रूप मतलब तो आपको पता ही है, रूप
जब रूप समान हो, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, यहां से देख रहे हैं, सेम इसी आकार का ये भी त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। समरूप मतलब क्या है, सिर्फ रूप समान है देखने में। ये भी त्रिभुज के आकार का है, ये भी त्रिभुज के आकार का है, तो ये हो गया समरूपता आकार की त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त जो है ये समरूप है। हमें याद रखना, हमेशा दुनिया में जितना भी वृत्त है, जितना भी वृत्त है दुनिया में, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और दुनिया में जितना भी त्रिभुज है, सिर्फ अभी त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में बात करें तो ये सिंपल में अगर त्रिभुज लेते, जो भी त्रिभुज है, जैसे कि इसका अगर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, अगर त्रिभुज के भुजा अगर बराबर है, दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज का भुजा अगर बराबर है तो वो भी समरूप का कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो समरूपता मतलब क्या होता है कि सिर्फ रूप देखने में समान है। अभी उसके भुजा के बारे में या उसकी आकृति की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी बात नहीं किया जाएगा, सिर्फ रूप के बारे में अगर बात करता है तो अगर रूप समान है तो वो हो जाएगा समरूप, सिर्फ रूप समान होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसमें समरूपता में कि समरूप होता कब है। तो कोई भी आकृति को समरूप करने का दो नियम होता है। समरूपता का नियम, कोई भी आकृति को अगर समरूप करेगा उसके लिए दो नियम चाहिए। पहला नियम क्या है, एस एस एस, जहां की एस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब हो गया भुजा, और उसके बाद होता है ए, क्या होता है, ए, जहां ए का मतलब हो गया एंगल, क्या हो गया, एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण। अगर किसी भी आकृति में, खास करके त्रिभुज में बात करें अगर, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की भुजा अगर बराबर है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और दूसरा त्रिभुज जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज होगा पी क्यू आर। ठीक है, अगर इसका ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, और इसका भी ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो दो त्रिभुज देख रहे हैं और दोनों त्रिभुज का भुजा देख रहे हैं समान अनुपात में। ठीक है, तो पहला नियम कहता है अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का भुजा समान है, तीनों भुजा समान है, कितना भुजा, तीनों भुजा समान है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब सिर्फ देखने में समान रूप हो जाएगा, इसका रूप जो है समान होगा, सिर्फ देखने में होगा। ठीक है, दूसरा नियम इसका कहता है अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, अगर दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुज की जो कोण है, जो दोनों त्रिभुज का जो कोण है, अगर वो मान लीजिए ये 60 है, ये 70 है, और आपको हो गया ये 60, ये 80 मान लीजिए, ये 70, ये 30। ठीक है, ये फिर 80, ये 70 और ये 30। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक में देखें कि भुजा क्या है, बराबर है, दूसरे में देख रहे हैं क्या, इसका कोण, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, मतलब ए इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, मतलब तीनों में ए बराबर है, एंगल बराबर है, तीनों में कोण बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज है, दोनों में अगर कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, संगत कोण बराबर, संगत मतलब क्या होता है, संगत मतलब होता है अगर ये कोण ले रहे हैं तो इसका ये कोण लेंगे, अगर ये कोण ले रहे हैं तो इसका ये कोण लेंगे, अगर ये कोण ले रहे हैं इसका ये कोण लेंगे। ठीक है, तभी संगत होगा। ऐसा नहीं कि इसका ये कोण ले लिए, इसका ये कोण ले लिए, तब संगत नहीं होगा, इसका ये ले लिए, इसका ये ले लिए, तब संगत नहीं होगा। मतलब बराबर भाग में लेना, अगर ये ले रहे हैं तो इसका लेना पड़ेगा। उसी तरह से संगत भुजा भी होता है, अगर मान लीजिए ये भुजा हम लोग ले रहे हैं, इस साइड का भुजा, तो इसमें इस साइड का भुजा लेंगे तभी वो संगत भुजा होगा। ठीक है, अगर ये भुजा ले रहे हैं हम लोग, इधर ये भुजा लेंगे तभी वो संगत भुजा होगा। ऐसा नहीं कि ये भुजा ले लेंगे, इसका ये भुजा लेंगे, वो संगत भुजा नहीं होगा। तो समरूपता का नियम कितना है, दो नियम है। पहला, या तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, या तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, तो वो दोनों आकृति क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अभी तक हम लोग सिर्फ समरूप के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों आकृति क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब अभी तक हम लोग जो है समरूपता पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता, ये सर्वांग समता क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्व मतलब क्या होता है, सर्व मतलब होता है सभी, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, और समता मतलब हो गया समान। ठीक है, तो वैसी आकृति जिसका सभी भाग समान हो
उसको क्या बोलेंगे, सर्वांग समता बोलेंगे। सर्वांग समता कितना प्रकार का होता है, सर्वांग समता 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, सर्वांग समता 4 प्रकार का। पहला हो गया एस ए एस, दूसरा हो जाता है ए एस ए, तीसरा हो जाता है आपको आर एच एस, चौथा हो जाता है आपका एस एस एस। ठीक है, ये 4 प्रकार का हमारा हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रकार का हमारा सर्वांग समता का नियम है। तो इसका पहला नियम क्या कहता है, देखते हैं। अगर 2 त्रिभुज है, अगर 2 त्रिभुज है, उसमें क्या करना है, एस मतलब मैंने पहले बताया कि एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइड। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एंगल। इसका मतलब हो गया भुजा, इसका मतलब हो गया कोण। ठीक है, तो पहला नियम कहता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होगा, उसका क्या नियम है, अगर एक भुजा बराबर, मतलब इसका ये भुजा बराबर है इसके भुजा के बराबर। ठीक है, और कोण, कोण कहा, ये कोण और ये कोण, और फिर उसके बाद एक भुजा, ये भुजा ये भुजा। मतलब क्या है कि 2 भुजा और बीच में एगो अगर कोण होगा, 2 भुजा बीच में एक कोण, 2 भुजा बीच में एक कोण। ठीक है, अगर 2 भुजा और बीच में एक कोण होता है तो एस ए एस नियम से वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। समरूप और सर्वांग सम में अंतर है। समरूप मतलब सिर्फ रूप समान था, सर्वांग सम मतलब क्या होता है, उसका रूप तो समान होगा ही, लेकिन उसका भाग जो है, लंबाई चौड़ाई भी क्या होगा, समान होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं एस ए एस नियम कहां लगेगा, वहां लगेगा एस ए एस नियम, जहां पर पहला भुजा दूसरे भुजा के बराबर, संगत भुजा बराबर होना चाहिए, ये संगत भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर, संगत कोण के बराबर, और ये संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों त्रिभुज जो है एस ए एस सर्वांग समता से दोनों क्या है, सर्वांग सम हो गया। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा क्या है वो देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा ए एस ए, मतलब इसका ये कोण इसका ये कोण संगत कोण ले रहे हैं, उसके बाद एक बीच में एक भुजा है, बीच में एक भुजा लेंगे, उसके बाद दूसरा कोण लेंगे, ये वाला इसका ये कोण ले रहे हैं। ध्यान से देखिए कि 2 कोण है, बीच में एक भुजा है। यहां देखिए 2 कोण है, अब बीच में एक भुजा, 2 कोण है, बीच में एक भुजा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ए एस ए नियम से जो है ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कोण एक भुजा मिला है, इसमें भी 2 कोण एक भुजा, 2 कोण एक भुजा मिला है, जिस कारण से ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर कि तीसरा नंबर का त्रिभुज को अगर सर्वांग सम करेंगे तो किस तरह से हम लोग करेंगे। देखते हैं तीसरा नंबर। आर मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आर मतलब कितना हो जाएगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यहां हो जाएगा 90 डिग्री, इसमें भी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, राइट आर मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब होता है एच, एच मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है ना वो कर्ण कहलाता है। ये भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री के सामने ये भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर, ये हो गया हमारा एच, इसमें ये हो गया आर और ये हमारा हो गया एच। तो आर मिल गया, एच मिल गया, हमें एस ढूंढना है। या तो ये भुजा आप ले लेंगे तो इसका ये भुजा लेना पड़ेगा, अगर ये भुजा आप लेते हैं तो इसका ये भुजा लेना पड़ेगा। मैंने पहले बताया कि संगत भुजा लेना। तो आर एच एस से अगर हम लोग का कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री मिले और कर्ण मिले, और यहाँ भी 90 डिग्री मिले कर्ण मिले, और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। कौन सा नियम से, वो नियम है आर एच एस नियम से। कौन सा नियम सर्वांग सम होगा, आर एच एस नियम से वो दोनों क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर में थोड़ा सा बिठाते हैं, और यहाँ पर हम चौथा नंबर का जो सर्वांग समता का नियम वो देखेंगे। चौथा नंबर का क्या बोल रहा है, बोल रहा है एस एस एस। तो एस 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 नियम कब लगेगा, जब 2 त्रिभुज होगा और दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर अगर हो जाता है तो एस 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 ये नियम लगेगा, और ये नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन जो सवाल है उसको हम थोड़ा सा दूर करते हैं, कि वो कंफ्यूजन का सवाल क्या है थोड़ा सा लेते हैं और उसको दूर करते हैं, और हमारा जो परिचय गणित
त्रिभुज का परिचय वो खत्म होगा। उसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो बनेगा, अगला जो सीरीज आएगा वीडियो का, उसमें मैं सवाल से आपका शुरू करूंगा। जैसे बोलेगा कि सर्वांग समता में, क्या बोलेगा, सर्वांग समता और समरूपता, ये दोनों में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। जो आकृति समरूप होगा, इसको अच्छा से समझना है, बहुत अच्छे ध्यान से। जो आकृति समरूप होगा वो सर्वांगसम नहीं होगा। मतलब जो आकृति समरूप है वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नियम बताता है। अगर कोई आकृति समरूप है तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई आकृति सर्वांगसम है तो वो समरूप हो सकता है। अच्छा से इसको समझना, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। अगर कोई आकृति समरूप है, अगर समरूप है तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अगर समरूप है तो सर्वांग, क्योंकि वो देखने में सिर्फ एक जैसा है लेकिन उसका अंग जो है बराबर नहीं होगा। क्योंकि यहां पर बोला गया है कि समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। अगर सिर्फ रूप समान है इसका मतलब ये नहीं कि उसका अंग भी समान होगा। इसलिए बोला गया है कि जो समरूप है वो सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन जो सर्वांगसम है वो समरूप जरूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा रूप भी समान है और अंग भी समान है तो वो उसमें समरूप हो सकता है। ठीक है, होगा ही, पूरा गारंटी है। लेकिन अगर समरूप है तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन अगर वो सर्वांगसम है तो वो समरूप होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक आता है 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, CPCT। क्या है? CPCT। ये क्या है CPCT? CPCT का पहले फुल फॉर्म लिखा देते हैं हम। C मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया C, ये हो गया P, ये C और T, मतलब CPCT। इसका हिंदी में मैं लिखा देता हूं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये 9th क्लास में बताया गया है और आपको 9th क्लास में अगर पढ़े हैं तो 10th को आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बताएंगे। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है आपस में, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ये हो गया ABCPQR। बोला है कि सर्वांगसम है। और एक बात आपको मैं साइन लिखाना भूल गया, यहां आप लोग लिख सकते हैं समरूप। समरूप का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, उल्टा S। ठीक, ये हो गया आपको समरूप का साइन। और सर्वांगसम का साइन मैं यहां लिखा देता हूं आपको, सर्वांगसम। सर्वांगसम का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वांगसम का साइन, मतलब इसका सिंबल जो चिन्ह होता है, अगर समरूप होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा इसका चिन्ह, अगर सर्वांगसम होगा तो इस तरह से इसका चिन्ह लिखा जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना, माइंड में याद रखना हमेशा। जैसे बोलेगा अगर त्रिभुज ABC और PQR समरूप है तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR लिखेंगे। ठीक है, अच्छा से इसको फिर से देख लीजिए। अगर बोलेगा त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है, समरूप है ऐसे, त्रिभुज PQR ऐसे लिख देंगे। ये कहने का मतलब है कि ABC त्रिभुज जो है वो समरूप है PQR के। ठीक है, अगर बोलेगा सर्वांगसम तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, सर्वांगसम का साइन ऐसे होता है, त्रिभुज PQR। ये देखने से लग जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है। यहां देखने से लग जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये समरूप का साइन है। ठीक है,
अब हम लोग आते थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, उसको हम बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, ये सर्वांगसम है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होता है हमको समझना है। ए बी सी पी क्यू आर, मान लेते हैं कि हमें दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का, मान लेते हैं, ये हमें सवाल में दे चुका है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है सर्वांगसम है, इसका मतलब है सभी भुजा सभी कोण बराबर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है कि संगत कोण और संगत भुजा बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं, संगत कोण और संगत भुजा ये आपस में बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो संगत भुजा बराबर मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा, यही कहने का मतलब हुआ। और ये कोण ये संगत कोण के बराबर, ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर और ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है और हमें डायरेक्ट बोल रहा है कि हमें सिद्ध करके दिखाइए कि बीसी बराबर क्यू आर है, तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है, हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, ये हमें दे दिया। तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिखेंगे, इसलिए बीसी बराबर क्यू आर, कोष्ठ में सिर्फ लिख देंगे अगर हम लोग सी पी सी टी, तो वो आराम से टीचर या कॉपी चेकर समझ जाएगा कि सीपीसीटी का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए सीपीसीटी वो लिख दिया है और यहां लिख दिया है ये संगत भाग बराबर है। ठीक है, यहां हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, यहां लिख देंगे सी पी सी टी। इसका भी मतलब हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण या संगत भाग बराबर होते हैं। आराम से हम लोग ये लिख के इसके नीचे में सीपीसीटी लिख देते हैं, वो आराम से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज त्रिभुज का पूरा परिचय, पूरा बेसिक पॉइंट। एक एक पॉइंट को मैंने पूरा कोशिश किया बताने का और जहां तक हो सके मैंने पूरा एनालिसिस करके आज मैं आया था, ताकि मैं एक एक पॉइंट को आपको बता सकूं और एक भी पॉइंट कहीं आपका मिस नहीं हो। जितना भी मैंने पॉइंट बताया, अगर आप सभी पॉइंट को याद रखते हैं, अब जो मैं सवाल बताने वाला हूं चैप्टर का, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। और मैं भी देखता हूं कि आपको जो त्रिभुज भारी लग रहा है, जो आप डर रहे हैं इस त्रिभुज से, वो डर कैसे दूर नहीं होता है। ठीक है, मैं आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, इतना ही मैं इस वीडियो में बोलूंगा। इस वीडियो को इतना ही बोल के मैं खत्म करता हूं। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर का लेसन का सवाल आएगा उसको मैं लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।